नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ नीलकंठ। नीलकंठ पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी और ये एक रेखा चित्र के रूप में है। जिस प्रकार आप कविताएं पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, वैसे ही हिंदी साहित्य की रेखा चित्र एक विधा होती है। तो ये जो हमारा पाठ है ये रेखा चित्र के रूप में है। और ये रेखा चित्र विधा क्या होती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का शब्दों के माध्यम से चित्रण किया जाता है। जिस प्रकार हम किसी कैमरे के माध्यम से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो वैसी ही आती है जिसकी हम फ़ोटो खींचते हैं, वैसे ही कोई भी लेखक जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से इतना अच्छा वर्णन करता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसका चित्र हमारी आँखों के सामने आने लगता है। तो इसी प्रकार की विधा को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र। यहाँ जो हमारा पाठ दिया गया है नीलकंठ, इसमें एक मोर होता है और मोर के बारे में शब्दों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी इतना अच्छा वर्णन करती है कि उसको पढ़ने के बाद नीलकंठ का चित्र हमारे मानस पटल पर उभर कर सामने आता है, यानी कि नीलकंठ का चित्र हमारे मन में छप जाता है। वैसे तो हमने नीलकंठ को नहीं देखा है, लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद उसका जो चित्र है वो हमारे मन में बन जाएगा। इसीलिए ये पाठ हमारा क्या है, रेखा चित्र विधा के रूप में है। रेखा चित्र काल्पनिक नहीं होता बल्कि वास्तविक होता है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया जाता है। साथ ही कल्पना का थोड़ा सा पुट भी विद्यमान रहता है, यानी कि बीच बीच में थोड़ी काल्पनिक बातें डाली जा सकती हैं, लेकिन वैसे ये वास्तविक घटना के ऊपर आधारित होता है। रेखा चित्र की जो भाषा होती है वह सरस होती है, काव्यमयी होती है, व्यवहारिक होती है और समझने में आसान होती है। लेखिका ने नीलकंठ के अलावा और भी अनेक रेखा चित्र लिखे हैं, जैसे कि गोरा। गोरा एक कहानी है गाय की। नीलू, गुल्लू, गिलहरी आदि आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी से इनकी पुस्तकें ले सकते हैं। आइए जानते हैं नीलकंठ के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं नीलकंठ में है। पढ़ते हैं हमारे पाठ के सार को। नीलकंठ एक रेखा चित्र है, अभी अभी हमने बात की। इस रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा जी है। इसमें लेखिका ने पक्षियों के प्रेम और द्वेष का सजीव वर्णन किया है कि पक्षी आपस में प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में द्वेष की भावना भी होती है। पक्षियों में भी कोमल भावनाएं पाई जाती है, जैसे व्यक्तियों के अंदर होती हैं। इसमें नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा हमारे सामने महादेवी वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है। एक दिन लेखिका एक मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर पक्षियों की दुकान पर पहुंच जाती है। उस दुकान के मालिक बड़े मियाँ ने उन्हें मोर मोरनी का एक जोड़ा दिखाया। दोनों अभी बहुत छोटे बच्चे थे। पिंजरे में वे दोनों तीतर के बच्चों के समान लग रहे थे। उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये मोर मोरनी के बच्चे हैं। उन्होंने बड़े मियाँ से दोनों पक्षी 30 रुपये में खरीद लिए और 5 रुपये उसके इनाम के भी दिए। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर के बच्चे ले आई है। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। ये सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। कुछ दिनों के बाद लेखिका ने उन दोनों पक्षियों को पक्षियों वाले बड़े जाली घर में पहुंचा दिया, यानी कि लेखिका के पास और भी अनेक पशु पक्षी थे जिनको उन्होंने पाल रखा था। नए पक्षियों को देख पुराने पक्षी उन दोनों को बड़े ध्यान से देखते हुए चारों ओर घूमने लगे। मोर के बच्चे अब बड़े होने लगे थे। लेखिका ने उनका बढ़ना धीरे धीरे अपनी आंखों से बड़े ही करीब से देखा था। लेखिका को पशु पक्षियों को पालने का शौक था। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, आंखों में नीली आभा चमकने लगी थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की हो गई थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोर का अपनी गर्दन का बड़े सुंदर ढंग से उपयोग करना सबको बहुत अच्छा लगता था, यानी कि अब जो मोर मोरनी के बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और सुंदर भी हो गए हैं। मोर तो अपनी सुंदरता के लिए हर जगह प्रसिद्ध होता है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, आप सभी जानते हैं। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी मोर की छाया की तरह उसके आसपास घूमती रहती थी, इसीलिए उसका नाम राधा रखा गया। यानी कि मोर मोरनी के बच्चे बड़े हो गए हैं और उनका नामकरण भी कर दिया गया है।
मोर का नाम रखा गया है नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया है राधा। नीलकंठ लेखिका की चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। चिड़ियाघर के सभी पक्षी मोर की देख रेख में अपना काम करते थे। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड भी देता था। मोर सभी पक्षियों से प्रेम भी बहुत करता था। वह अपने पंखों की छाया में सभी पक्षियों को संरक्षण भी देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। सांप ने जैसे ही बच्चे को निगलने का प्रयास किया, खरगोश का बच्चा धीमी आवाज में चिल्लाने लगा। नीलकंठ के कानों में खरगोश के बच्चे की जैसे ही आवाज आई, वह भाग कर आया। उसने अपनी बुद्धि से काम लेते हुए सांप के फन को अपने पंजे में दबोचा और चोंच से चोट करनी आरंभ कर दी। नीलकंठ की चोंच के प्रहार से सांप की पकड़ ढीली पड़ गई। खरगोश का बच्चा उसके मुख से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही खरगोश का बच्चा बेहोश हो गया। नीलकंठ ने अपनी चोंच के प्रहार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राधा ने नीलकंठ की कोई सहायता नहीं की, परंतु अपनी केका ध्वनि से पूरे घर में इस असामान्य घटना की सूचना दे दी। केका ध्वनि क्या होती है? मोर की जो आवाज होती है उसको हम केका ध्वनि कहते हैं। जब तक घर के सभी लोग वहां इकट्ठे हुए तब तक सांप मर चुका था। नीलकंठ अपने पंखों से खरगोश को गर्मी दे रहा था। नीलकंठ पूरी रात खरगोश के पास ही रहा। उस समय लेखिका को लग रहा था कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध के लिए मोर की सवारी को चुनकर अच्छा किया था। कार्तिकेय की पौराणिक कहानी आप जानते होंगे। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा होता है, वैसे ही कार्तिकेय गणेश जी के बड़े भाई हैं और उनका वाहन क्या होता है? मोर होता है, जिसके ऊपर वो सवारी करते हैं। तो यहाँ पर कार्तिकेय का नाम किस लिए लिया गया है? क्योंकि वो मोर की सवारी करते हैं और मोर हमारा क्या है यहाँ पर? नीलकंठ। तो लेखिका को लगता है कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध के लिए मोर की सवारी को चुनकर अच्छा ही किया था। मोर लोकप्रिय वीर पक्षी है। अपनी बहादुरी का परिचय नीलकंठ यहाँ पर दे चुका है। कैसे उसने सांप को मारा और खरगोश की जान बचाई। वह बाज और चील की तरह हिंसक नहीं है। अब लेखिका कहती है, बाज और चील भी बहादुर तो होते हैं, वीर तो होते हैं, लेकिन वे छोटे पक्षियों को खा जाते हैं, हिंसा करते हैं, लेकिन मोर ऐसा नहीं करता। मोर बहादुर तो होता है लेकिन हिंसक नहीं होता। और यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं, नीलकंठ ने कितनी बहादुरी से खरगोश के बच्चे को बचाया। नीलकंठ में जातिगत विशेषताएं हैं। अब उन विशेषताओं का मानवीकरण हो गया है। बादलों को देखकर नीलकंठ पंखों को मंडलाकार बनाकर एक सहज लय ताल में नृत्य आरंभ कर देता था। हम सभी जानते हैं मोर कितने सुंदर तरीके से नाचता है, और जब हम किसी नाचते हुए मोर को देखते हैं तो हमारा मन कितना आनंदित हो जाता है। अपनी तरफ सबका ध्यान वो आकर्षित कर लेता है। बादलों को देखकर नीलकंठ पंखों को मंडलाकार यानी कि गोलाकार पूरा फैला लेता था, बनाकर एक सहज लय ताल में नाचने लगता था। राधा नीलकंठ की तरह नाच नहीं सकती थी क्योंकि उसके इतने सुंदर पंख नहीं थे, परंतु उसे चारों ओर घूम घूम कर उसका साथ अवश्य देती थी। नीलकंठ को समझ में आ गया था कि लेखिका को उसका नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। जब लेखिका नीलकंठ की जाली के पास कभी जाती थी तो वह अपनी पंखों को फैलाकर और नाचने लगता था। कई बार उस समय लेखिका के साथ विदेशी मेहमान भी आ जाते थे। वे नीलकंठ को देखते थे तो नीलकंठ एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह उनको अपना नृत्य दिखाता था। तो यहाँ पर नीलकंठ की विशेषताओं के कारण लेखिका उसको परफेक्ट जेंटलमैन की संज्ञा देती है, परफेक्ट जेंटलमैन कहती है। नीलकंठ को भी समझ में आ गया था कि लोग उसकी सुंदरता को देखकर आनंदित होते हैं, उसके नाच को, उसके नृत्य को देखना चाहते हैं। इसीलिए जब भी कोई विदेशी मेहमान आता या फिर हमारी लेखिका जाली घर के पास जाती तो नीलकंठ अपना नृत्य दिखाता और सबको खुश कर देता। वैसे तो नीलकंठ की चोंच बहुत पैनी थी और अपनी पैनी चोंच के प्रहार से वो सभी को दंड भी देता था और सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन लेखिका अपने हाथ पर रखे हुए भुने चने जब उसको खिलाती तो उसी पैनी चोंच से वो बड़ी कोमलता से, बड़े ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे उठाकर खाता ताकि लेखिका के हाथ को कोई चोट ना पहुँचे। यानी कि नीलकंठ बहुत ही समझदार है, उसे प्यार की भाषा समझ में आती है। लेखिका उससे कितना प्रेम करती है, स्नेह करती है, वो पक्षी भी समझता है। उसे फलों के वृक्षों की अपेक्षा फूलों से भरे वृक्ष अच्छे लगते थे।
वसंत के दिनों आम की मंजरियां, अशोक के लाल फूलों के गुच्छे उसे अपनी ओर आकर्षित करते थे। उस समय वह बंद जाली घर में नहीं रहना चाहता था, उसे खुले में छोड़ दिया जाता था। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी और आप सभी जानते हैं, बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, केका ध्वनि करने लगता है और बारिश में कितना अच्छे तरीके से अपने पंखों को मंडलाकार फैलाकर नाचता है मोर। नीलकंठ और राधा को बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। उस समय वे अपनी केका ध्वनि से बहुत शोर करने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे वे बूंदों को नीचे बुलाने के लिए सीढ़ी बना रहे हों। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही गति होती थी। बारिश में नीलकंठ बहुत खुश होकर नाचता था। उसकी ध्वनि बढ़ते नृत्य की ताल में धीमी हो जाती थी और जैसे ही बरसात समाप्त हो जाती थी तो वह अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था, क्योंकि उसके पंख बारिश में गीले हो जाते थे। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली पानी की बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। कौन दोनों? राधा और नीलकंठ। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया था। राधा और नीलकंठ के बीच में एक तीसरा आ गया है और कौन है वो तीसरा? एक कुब्जा मोरनी है। कुब्जा नीलकंठ और राधा की दोस्ती और प्रेम को नहीं देख सकती थी। आइए जानते हैं कुब्जा कैसे आती है और वो क्या करती है। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली। लेखिका ने उनका इलाज करवाया और अच्छी तरह से देखभाल की। 1 महीने के बाद वह अच्छी हो गई। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे क्योंकि वो घायल थी, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप ही था। उसे भी पक्षियों वाले जाली घर में पहुंचा दिया गया था। कुब्जा से नीलकंठ और राधा का साथ देखा नहीं जाता था। वह जल भुनकर राख हो जाती थी। जब भी नीलकंठ राधा के साथ होता, कुब्जा अपनी चोंच से राधा पर प्रहार करने लगती। नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था। वह उससे दूर भागता था और कुब्जा उसके पास आती जाती थी। कुब्जा मोरनी ईर्ष्यालु स्वभाव की थी और अपने इसी स्वभाव के कारण उसकी किसी और पक्षी से दोस्ती नहीं थी। वह सारा दिन नीलकंठ के पीछे भागती रहती थी और नीलकंठ उससे दूर भागता रहता था। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के बारे में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके दोनों अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इस बात से बहुत दुखी हो गया। नीलकंठ अब राधा से दूर नहीं रह सकता था। वह कुब्जा से बचने के लिए कई कई दिनों तक आम की शाखाओं में छिपकर बैठा रहता था। लेखिका उसे वहां से बड़े प्यार से पुचकार कर उतारती थी। लेखिका के दाना देने जाने पर वह पंखों को मंडलाकार बनाता था, परंतु अब उसमें वह खुशी दिखाई नहीं देती थी जो लेखिका पहले महसूस करती थी। लेखिका पक्षियों की इस द्वेष भावना से अनजान थी। लेखिका को पता ही नहीं था कि कुब्जा, राधा और नीलकंठ के बीच में क्या हो रहा है। वह सोचती रही कुछ दिनों के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नीलकंठ मर गया। लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ में ही नहीं आ रहा था। लेखिका उसे गंगा तट पर ले गई और गंगा की धारा में उसके मृत शरीर को बहा दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिनों तक कोने में बैठी रही। उसके भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह नीलकंठ का अभी भी इंतजार कर रही है। लेकिन जब कुब्जा को नीलकंठ कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो उसने उसकी खोज आरंभ कर दी थी। वह सभी वृक्षों की शाखाओं पर नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने अपने स्वभाव के अनुरूप कजली को देखते ही उसके ऊपर चोंच का प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत गड़ा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बच पाई। उन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नताओं का ज्ञान करवाया कि पक्षी एक दूसरे से प्रेम भी कर सकते हैं और द्वेष और ईर्ष्या भी कर सकते हैं, जिसका उदाहरण नीलकंठ, कुब्जा और राधा थी। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। और यहीं पर हमारा रेखा चित्र समाप्त हो जाता है और कई सवाल हमारे मन में उभर कर सामने आते हैं कि कुब्जा ने आखिर ऐसा क्यों किया। काश राधा और नीलकंठ साथ रह पाते। काश कुब्जा राधा के अंडों को नहीं तोड़ती।
और ये जो प्रवृत्ति है पशु पक्षियों के साथ साथ मानव में भी होती है। हम भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, स्नेह भाव रखते हैं। तो जैसे भाव मनुष्य के मन में उभरते हैं वैसे ही पशु पक्षियों के मन में भी होते हैं। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखिका स्वयं भी इन बातों को समझती है और अपने पाठकों को भी समझाने की कोशिश करती है। ये था हमारा पाठ नीलकंठ, जो कि रेखाचित्र विधा में लिखा गया था। आशा करती हूँ इसका सार आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ किसी और वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।